नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राजनीति विज्ञान के प्रत्येक टॉपिक का यहाँ हम अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित क्यों ना हो। विशेष रूप से यहाँ आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्लासें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये क्लासें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगी जहां आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है। साथियों, कल मैंने पहली क्लास ली थी इस चैनल पे। मेरा जो पहले का जो मुख्य चैनल था निर्माण क्लासेज वो डिलीट हो गया है। वहां पर लगभग 450 के आसपास क्लासें थी। अब जो भी क्लासें होंगी वो इस चैनल पे होंगी और वापस से सभी राजनीति विज्ञान की क्लासें अपलोड की जाएंगी और जल्दी ही यहाँ इस चैनल के माध्यम से हम लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। साथियों, राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसको हम कई पार्टों में बांट सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत, जैसे कि पॉलिटिकल थॉट जिसमें वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स आ जाएंगे, जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हिंदी में बात करें तो तुलनात्मक राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन, इसको इंटरनेशनल राजनीति के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की राजनीति, इंडियन पॉलिटी, भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोक प्रशासन, भारत की लोकनीति, इस तरह से कई पार्ट हो सकते हैं। वो अलग अलग एग्जामों के अनुसार अलग अलग होंगे। किसी में कोई सा पार्ट पूछा जा रहा है, किसी में कोई सा पार्ट नहीं पूछा जाएगा। यानी लोक प्रशासन, लोक नीति और भारत में जो लोक नीति है ये सामान्यतः कम पूछी जाती है, नेट जैसे एग्जामों में पूछी जाती है। कुछ स्टेट के पीजीटी में सिलेबस में डला हुआ है। आरपीएससी के सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो लोक प्रशासन और लोक नीति नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो उसमें एक तो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थॉट है जिसमें वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, भारतीय विदेश नीति या इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, भारत की राजनीति है, और भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। साथियों, यहाँ जो क्लासें होंगी सामान्यतः अभी जो सिलेबस ध्यान में रखा जाएगा वो आरपीएस स्कूल व्याख्याता का रखा जाएगा। यानी विशेष रूप से क्लास आरपीएस स्कूल व्याख्याता के लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी है। इसके अलावा अन्य कंपटीशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी है जहां आपका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, चाहे वो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अदर स्टेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, अदर स्टेट के लिए पीजीटी या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या अन्य किसी भी नाम से जो जाना जाता हो उसका एग्जाम हो, या अन्य कोई भी एग्जाम जहां आपका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, चाहे वो यूपीएससी वगैरह हो, सबके लिए क्लास अति उपयोगी रहने वाली है। हमने कल जो पहली क्लास शुरू की थी उसमें राजनीतिक सिद्धांत यूनिट को शुरू किया है, और राजनीतिक सिद्धांत यूनिट के अंतर्गत बात करें, एक तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ आता है। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांत के परिचय के नाम से भी दिया जाता है। उसका उपयोगिता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण में परंपरागत, आधुनिक दृष्टिकोण, समकालीन दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, विभिन्न तरह की अवधारणाएं, विभिन्न तरह की संकल्पनाएं जैसे अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, और जैसे मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, पारिस्थितिकीवाद, उत्तराधुनिकतावाद, नारीवाद। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति, कार्य, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, ये सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक होते हैं जो अलग अलग प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं विभिन्न राज्यों में उनके सिलेबस में कुछ टॉपिक होंगे, कुछ नहीं होंगे, इस तरह से हो सकता है। बाकी कॉमन टॉपिक लगभग सभी में होते हैं, एक दो टॉपिक है उनका अंतर होता है। तो हमने राजनीतिक सिद्धांत यूनिट को शुरू किया था और उसमें पहला टॉपिक शुरू किया था राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं उपयोगिता को शुरू किया था। पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स मीनिंग एंड यूटिलिटी। देखो, इसको आरपीएससी में इसी नाम से डाला गया है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए जो सिलेबस है उसमें टॉपिक इसी नाम से है।
बाकी अन्य में अलग नाम से हो सकता है, कहीं ये राजनीतिक सिद्धांत का परिचय हो सकता है, कहीं ये हो सकता है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कहीं हो सकता है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति व उपयोगिता। इस तरह से अलग अलग नाम इसका हो सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये कोई भी परीक्षा जहाँ सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, ये जरूर वहाँ होता है ये टॉपिक, और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सामान्यतः ये जो क्लास है ये आरपीएस स्कूल व्याख्याता के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। बाकी की ये क्लास है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ अभी तक निर्माण क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो मेरे से पहले से जुड़े हुए विद्यार्थी थे, जो मेरे मेन चैनल से जुड़े हुए थे, जो अब डिलीट हो चुका है, उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो वापस से मेरे से जुड़ जाएं। डेली क्लास रहेगी, डेली 2 घंटे के आसपास की क्लास अपलोड की जा रही है और जल्दी ही लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास भी 2 घंटे के आसपास रहेगी, फिर उसका टाइम और बढ़ा दिया जाएगा ताकि जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कल की क्लास में हमने राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को शुरू किया था। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ मैंने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझने से पहले राजनीति का अर्थ समझना होगा, सिद्धांत का अर्थ समझने होगा। राजनीति का अर्थ समझने के बाद, सिद्धांत का अर्थ समझने के बाद राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझ में आएगा। यानी सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे राजनीति का अर्थ क्या के बारे में, राजनीति का अर्थ, फिर सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत का अर्थ और फिर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। तो राजनीति का अर्थ कल इस टॉपिक पर चर्चा हम कर चुके हैं, कल वाली क्लास देख लीजिएगा अभी तक नहीं देखी है। आज हम सिद्धांत का अर्थ समझेंगे सबसे पहले तो, और सिद्धांत का अर्थ समझने के बाद में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझेंगे। राजनीति के अर्थ के संदर्भ में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो रह गया था राजनीति का आधार मानव की प्रकृति। राजनीति का आधार, राजनीति का बेस, बेस ऑफ पॉलिटिक्स, बेस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का आधार मानव की प्रकृति। इसमें हम चर्चा करेंगे अरस्तु के अनुसार, होब्स के अनुसार, ह्यूम के अनुसार, फ्रोम के अनुसार, मार्क्यूजे के अनुसार, प्लेटो के अनुसार और एलन गेवर्थ के अनुसार। सबसे पहले बात करें अरस्तु की। अरस्तु मानव प्रकृति के संदर्भ में कहता है कि एक जो मनुष्य है ना वो अच्छाई चाहता है। मानव प्रकृति के संदर्भ में अरस्तु ने कहा है कि एक मनुष्य है वो अच्छाई चाहता है, भलाई चाहता है। इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज किया है गुड चाहता है, और इसी गुड की प्राप्ति के लिए मनुष्य राज्य में रहता है, जिसको अरस्तु पोलिस कहता है, जिसको सिटी स्टेट कहा जाता है या नगर राज्य कहा जाता है। सिटी स्टेट या नगर राज्य। और अरस्तु ने इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? अरस्तु ने पोलिस शब्द का प्रयोग किया है, या प्राचीन यूनान में पोलिस शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। तो अरस्तु कहता है कि मनुष्य है वो राज्य या पोलिस में भी इसी अच्छाई की प्राप्ति के लिए ही रहता है, क्योंकि मनुष्य है वो सर्वाधिक व्यापक भलाई चाहता है, और ये जो सर्वाधिक व्यापक भलाई का जो उसका उद्देश्य है उसको राज्य में ही प्राप्त कर पाता है वो, इसलिए वो राज्य में रहता है। और ये भलाई इसलिए चाहता है कि इस भलाई से मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है। यानी मनुष्य या तो खुद की भलाई करे या फिर दूसरे व्यक्ति की भलाई करे, उससे उसको क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है, हैप्पीनेस प्राप्त होती है, हैप्पीनेस प्राप्त होती है। और इसी हैप्पीनेस की वजह से ही वो अच्छाई या भलाई चाहता है। और इस हैप्पीनेस के 3 उपकरण हैं। ये जो हैप्पीनेस या आनंद है इसके 3 उपकरण हैं: सम्मान, सुख और विवेक। सम्मान, सुख और विवेक, याद रखिएगा, कहीं से भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो आनंद के 3 उपकरण, सम्मान, सुख और विवेक। आगे बात करें हम होब्स की। होब्स की बात करें तो होब्स समझौतावादी विचारक है, समझौतावादी विचारक है होब्स। और होब्स ने मानव प्रकृति का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया है।
होब्स ने मानव प्रकृति का जो अध्ययन किया है वो वैज्ञानिक पद्धति से किया है, और इन्होंने मानव की प्रकृति या मानव के स्वभाव का जो कारण बताया है वो बताया है गतियों को। मानव के स्वभाव को निर्धारित करने वाले कारण की बात करें तो गतियां इन्होंने बताई हैं। ये कहता है कि एक जो मनुष्य है उसमें दो तरह की गतियां होती हैं। एक गति होती है जैविक गति और दूसरी होती है मनोवैज्ञानिक गतिविधि। जैविक गतिविधि और दूसरी होती है मनोवैज्ञानिक गतिविधि। जैविक गति जैसे मलमूत्र का त्याग करना, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है, तो ये अपने आप हो रहा है, ये जैविक है, इसके लिए कोई बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। जबकि मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, इसके लिए बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। होब्स कहता है कि मनुष्य है ना वो ईर्ष्यालु है, मनुष्य है वो ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, वो दूसरे को देखकर ईर्ष्या करता है और उसमें गति पैदा होती है। वो यश प्राप्त करना चाहता है, वो लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। क्योंकि जिस प्राकृतिक अवस्था की होब्स बात करता है, उस प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को अपनी मृत्यु का भय है, अपनी मृत्यु का भय है। इसलिए वो शक्तिशाली बनना चाहता है, वो यश प्राप्त करना चाहता है, वो लाभ प्राप्त करना चाहता है, और इसी अभिप्रेरणा से उसमें गति पैदा होती है और उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव निर्धारित होता है। तो इस तरह से उन्होंने मानव प्रकृति का अध्ययन किस आधार पर किया है? वैज्ञानिक पद्धति पर किया है और मानव की अभिप्रेरणाओं पर, मानव के प्रयोजनों पर इस गतियों को लागू किया है कि मानव की अभिप्रेरणा या प्रयोजन या उद्देश्य हैं वो गतियों के कारण होते हैं। नेक्स्ट डेविड ह्यूम की बात करें। डेविड ह्यूम, डेविड ह्यूम कहता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है या मनुष्य का जो स्वभाव है सदा एक सा होता है। मनुष्य का स्वभाव सर्वत्र एक सा होता है, और इन्होंने राजनीति को विज्ञान माना है। डेविड ह्यूम ने राजनीति को विज्ञान माना है, और डेविड ह्यूम की बात करें तो इन्होंने राजनीति के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रभाव और अनुभव पर आधारित माना है। तथ्यों को इन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रभाव और अनुभव पर आधारित माना जाता है। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान है, विज्ञान जहां आ जाएगा तो वहां अनुभव होगा, वहां प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान होगा, वहां प्रभाव होंगे। क्योंकि वही ज्ञान विज्ञान माना जाएगा जो प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभव से प्राप्त किया जाए, जो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाए, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जो वास्तव में है वो ज्ञान। ये हो गई डेविड ह्यूम की बात। डेविड ह्यूम के बाद बात करें हम एरिक फ्रोम, एरिक फ्रोम व हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे, एरिक फ्रोम और हर्बर्ट मार्क्यूजे की बात करें तो ये दोनों मानव प्रकृति के संदर्भ में सिगमंड फ्राइड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से या मनोवैज्ञानिक आंदोलन से प्रभावित है। ये दोनों मानव प्रकृति के संदर्भ में, मानव प्रकृति के संदर्भ में सिगमंड फ्राइड से प्रभावित है। सिगमंड फ्राइड, और सिगमंड फ्राइड का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या मनोवैज्ञानिक आंदोलन है उससे ये प्रभावित है। मनोवैज्ञानिक आंदोलन से प्रभावित है। सिगमंड फ्राइड को हम सामान्यतः मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, और ये कहते हैं कि जो मानव प्रकृति है ना, ये चेतना का अंग है। मानव प्रकृति चेतना का अंग है, कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो सीधा सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किस विचारक ने मानव प्रकृति को कॉन्शियसनेस या चेतना का अंग माना है? तो वो विचारक कौन हो जाएंगे? वो विचारक हो जाएंगे फ्रॉम और हर्बर्ट मार्क्यूजे। सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है या बन सकता है। नेक्स्ट बात करें प्लेटो। प्लेटो, एरिक फ्रोम और हर्बर्ट मार्क्यूजे। प्लेटो, एरिक फ्रोम और हर्बर्ट मार्क्यूजे, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों ने
इन तीनों ने मूल्यों को राजनीतिक संस्थाओं की नींव माना है। मूल्यों को राजनीतिक संस्थाओं की नींव माना है। ये जो मूल्य है ना, ये राजनीतिक संस्थाओं की नींव होते हैं। एक जो राज्य होता है उसके कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं। जैसे प्लेटो की ही बात करें तो प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात की है, उस राज्य के मूल्य आदर्शों की बात करें, प्लेटो को जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आएंगी। थोड़ा बहुत पहले भी आपने प्लेटो को पढ़ा है तो आपको कुछ याद आ जाएगा। जैसे कि आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा, आदर्श राज्य में स्त्रियों का और संपत्ति का साम्यवाद होगा, आदर्श राज्य में एक शिक्षा व्यवस्था होगी। इस तरह से उसके कुछ मूल्य या आदर्श हैं उस आदर्श राज्य के, और ये जो मूल्य या आदर्श है वो राजनीतिक संस्थाओं की नींव होती है। यानी कोई भी राजनीतिक संस्था है इन्हीं मूल्यों के आधार पर बनती है, इन्हीं मूल्यों के आधार पर किसी राजनीतिक संस्था का निर्माण होता है। उस राजनीतिक संस्था की कार्य प्रकृति वो इन्हीं मूल्यों के आधार पर निर्धारित होते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो मूल्य है ना समुदाय में ही प्राप्त हो सकते हैं। ये जो मूल्य है ये समुदाय में ही प्राप्त हो सकते हैं, समुदाय कह लें या राज्य कह लें। इसलिए मनुष्य किस में रहता है? समुदाय में रहता है। और ये जो मूल्य है ये मानव के शुभ का निर्माण करते हैं, मानव के शुभ का निर्माण करते हैं। मानव के शुभ का मतलब मानव की भलाई, मानव की अच्छाई का निर्माण करते हैं ये मूल्य। ये हो गई प्लेटो, फ्रेम और हर्बर्ट मार्क्यूजे की बात। एलन गेवर्थ, एलन गेवर्थ एलन गेवर्थ मनुष्य की प्रकृति के संदर्भ में कहता है कि मनुष्य की जो प्रकृति है वो मनुष्य एक नैतिक कर्ता के रूप में है। तो मनुष्य एक नैतिक कर्ता है, और एक नैतिक कर्ता के रूप में मनुष्य को आवश्यकता है स्वायत्तता की। मनुष्य को आवश्यकता है स्वायत्तता या स्वतंत्रता की और कल्याण की। स्वायत्तता या स्वतंत्रता और कल्याण की आवश्यकता होती है। तो एलन गेवर्थ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक कर्ता है, और नैतिक कर्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और कल्याण की आवश्यकता होती है। और आगे कहता है कि स्वतंत्रता और कल्याण के लिए दो शर्तों का या दो स्थितियों का होना जरूरी है। इस स्वतंत्रता या कल्याण के लिए दो स्थितियों का होना जरूरी है। तो स्थितियों का होना जरूरी है, और ये दो स्थितियां हैं। एक तो हस्तक्षेप का अभाव, हस्तक्षेप का अभाव, और दूसरी स्थिति है उन वस्तुओं का प्रावधान जो उन वस्तुओं का प्रावधान जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और कल्याण प्रदान करें, या जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और कल्याण के लिए आवश्यक है वो वस्तुएं व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। स्वायत्तता और कल्याण के लिए दो शर्तें या दो स्थितियां होना जरूरी है। एक तो व्यक्ति के कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, या कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। साथ में व्यक्ति को वो वस्तुएं दी जानी चाहिए जो उसके कल्याण के लिए जरूरी है, जो उसकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। और ये जो वस्तुएं हैं जो कल्याण और स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, इनको अधिकार कहा जा सकता है। इनको क्या कहा जा सकता है? अधिकार कहा जा सकता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और कल्याण के लिए एक तो अधिकार होने चाहिए उसके पास, और दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए? हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए। आगे एलन गेवर्थ कहता है कि ये जो अधिकार हैं ये विवेक व सार्वभौमिकता के आधार पर, विवेक व सार्वभौमिकता के आधार पर सभी को दिए जा सकते हैं। ये हो गई एलन गेवर्थ की बात। प्रश्न सीधा सा बन सकता है, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं वर्तमान में जो अलग से लगते हैं, अजीब से लगते हैं। तो एलन गेवर्थ ने मनुष्य को क्या माना है? नैतिककर्ता, और कहा है कि नैतिककर्ता के रूप में मनुष्य के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए और कल्याण मनुष्य का होना चाहिए। और इसके लिए दो स्थितियों का होना जरूरी है। हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए, उन वस्तुएं का प्रावधान या वो वस्तुएं व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और कल्याण के लिए जरूरी है। इन वस्तुओं को कहा जाता है कहा जा सकता है अधिकार, और ये अधिकार है ये विवेक और सार्वभौमिकता के आधार पर सभी व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। ये हो गया राजनीति का आधार मनुष्य की प्रकृति। अब
राजनीति का अर्थ तो क्लियर हो गया है। राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी और राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ के अंतर्गत राजनीति के अर्थ की बात हो गई है। अब सिद्धांत के अर्थ की बात करते हैं और उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ पर चर्चा करेंगे। तो अब बात करें सिद्धांत का अर्थ। सिद्धांत का, सिद्धांत को इंग्लिश में कहा जाता है थ्योरी, और ये जो थ्योरी शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के थ्योरिया से हुई है। ग्रीक या यूनानी भाषा के थ्योरिया से हुई है। और इस ग्रीक या यूनानी भाषा का जो थ्योरिया शब्द है इसका हिंदी में अर्थ है एक सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। एक सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, अर्थात चिंतन या मनन की अवस्था में किसी भी विषय वस्तु पर गंभीरता पूर्वक सोच विचार करना, और गंभीरता पूर्वक किसी विषय वस्तु पर सोच विचार करके उस वास्तविक व्यवस्था का शाब्दिक या प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्तिकरण करना ही क्या होगा? सिद्धांत होगा। यानी सिद्धांत निर्माण के लिए जरूरत किसकी होती है? चिंतन की होती है। जरूरत किसकी होती है? चिंतन या मनन की होती है। तो इस तरह से जो सिद्धांत है वो चिंतन पर आधारित है। सिद्धांत किस पर आधारित है? चिंतन पर आधारित है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि सिद्धांत चिंतन है या व्यवहार है, तो सीधी सी बात क्या हो जाएगी? सिद्धांत क्या है? चिंतन है। सिद्धांत व्यवहार नहीं है, क्योंकि सिद्धांत को सोचा जाता है, विचारा जाता है, और जो वास्तविक व्यवस्था है उसको प्रतीकात्मक रूप से या शाब्दिक रूप से बताया जाता है। तो इस तरह से सिद्धांत किस पर आधारित है? चिंतन पर आधारित है, मनन पर आधारित है। सिद्धांत एक चिंतन है, व्यवहार नहीं है। बात समझ गए? अब हम बात करते हैं सिद्धांत का अर्थ। तो हो गया। अब हमारी चर्चा शुरू होगी राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जहाँ सब्जेक्ट आपका राजनीति विज्ञान है, तो एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक प्रश्न आपको राजनीति के अर्थ में देखने को मिलेगा, और एक प्रश्न राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ में से देखने को मिलेगा। और यहाँ विभिन्न विद्वानों ने जो राजनीति सिद्धांत का अर्थ बताया ना, वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बताऊंगा भी कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया भी है। तो राजनीतिक सिद्धांत की अर्थ की बात करें तो राजनीति के विविध पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन ही क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीति के विविध पक्षों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन, व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? सिद्धांत है। यानी सिद्धांत में किसी भी घटना की व्याख्या और उस घटना का औचित्य बताना समाहित होता है। यानी कोई भी घटना है, उस घटना की पहले तो क्या की जाएगी? व्याख्या। तो किसी भी घटना की व्याख्या, और फिर व्याख्या करने के बाद में वो घटना उचित है या अनुचित है, ये बताना सिद्धांत के अंतर्गत है। तो किसी भी घटना की व्याख्या और घटना का औचित्य बताना किसके अंतर्गत शामिल हो जाता है? सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होता है। तो इस तरह से एक राजनीतिक सिद्धांत का जो पाठ है उसमें 3 मूल तत्व होते हैं। एक राजनीतिक सिद्धांत के पाठ में 3 मूल तत्व होते हैं। 3 मूल तत्व होते हैं। पहला मूल तत्व है तथ्यात्मक कथन। तथ्यात्मक कथन। दूसरा मूल तत्व क्या होने की संभावना है? क्या होने की संभावना है। और तीसरा मूल तत्व है क्या होना चाहिए। सीधा प्रश्न यहाँ से आ सकता है, क्या होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि राजनीतिक सिद्धांत में घटना की व्याख्या और घटना का औचित्य बताना शामिल है। तो सबसे पहले तो घटना की व्याख्या करेंगे, यानी उसके तथ्यात्मक कथन की बात करेंगे।
घटना की व्याख्या करेंगे, घटना क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब बात करेंगे। फिर उस घटना में क्या होने की संभावना है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, उस पर चर्चा, और फिर क्या होना चाहिए, इस पे चर्चा। साथ ही एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि आप मेरे साथ साथ नोट्स आपके बना पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं नोट्स अलग से नहीं लिख पाऊँगा, आपको फ्री में नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। हमारी जो वेबसाइट है www.nirbanclasses.com, वहाँ विजिट कर लेना और सारे के सारे नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। वेबसाइट की लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ विजिट कर लेना। नोट्स फ्री हैं, अपने नोट्स खुद के बना लेना। तो आप मेरे साथ सुन लीजिए, या लिख पाते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो बाद में अच्छे से नोट्स अपने खुद के लिख लेना। अब हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। विभिन्न विचारकों के अनुसार या विभिन्न विद्वानों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेबाइन के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं सेबाइन के अनुसार। सेबाइन की बात करें तो सेबाइन ने राजनीतिक सिद्धांत का जो अर्थ है वो व्यापक अर्थ भी बताया है, संकुचित अर्थ भी बताया है। सेबाइन कहता है कि व्यापक अर्थ में राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उन सब बातों से होता है जो राजनीति से संबंधित है या राजनीति से प्रासंगिक है। वहीं संकुचित अर्थ में राजनीति सिद्धांत का संबंध राजनीतिक समस्याओं का राजनीतिक समस्याओं की विधिवत खोजबीन है या विधिवत छानबीन है। तो इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व्यापक रूप से भी बताया है और संकुचित रूप से भी बताया है। व्यापक रूप से भी बताया है और संकुचित रूप से भी बताया है। और व्यापक रूप से राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उन सब घटनाओं से हो जाएगा जो घटनाएं राजनीति से संबंधित हैं, जो घटनाएं राजनीति से संबंधित है। यानी ऐसी कोई भी घटना जो राजनीति से संबंधित है या राजनीति से प्रासंगिक है, उन सब का संबंध किससे होगा? राजनीतिक सिद्धांत से होगा। जबकि संकुचित अर्थ में राजनीतिक सिद्धांत का संबंध केवल राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से होगा। राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से होगा। सेबाइन का एक लेख है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। सेबाइन का लेख है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इनका लेख है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी। और इस लेख में इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो चिरस्थायी महत्व का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत चिरस्थायी महत्व का विषय है। यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत को चिरस्थायी महत्व का विषय किसने बताया? तो सेबाइन ने बताया है। सेबाइन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक समस्याओं का अनुशासित अन्वेषण है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक समस्याओं का अनुशासित अन्वेषण है। अनुशासित अन्वेषण है। तो तीन कथन या परिभाषा है सेबाइन की। पहली तो कि सेबाइन क्या कह रहे हैं, व्यापक अर्थ में तो राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उन सब बातों से है जो राजनीति से संबंधित है, प्रासंगिक है। और संकुचित अर्थ में राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से है। इनका लेख है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। और व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को चिरस्थायी महत्व का विषय बताया है और इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक समस्याओं का अनुशासित अन्वेषण है। नेक्स्ट हम बात करें सेबाइन के बाद में काइडन। काइडन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो बौद्धिक आंसू लिपि है। राजनीतिक सिद्धांत बौद्धिक आंसू लिपि है। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को क्या बताया है?
बौद्धिक आशु लिपि बताया है। राजनीतिक सिद्धांत बौद्धिक आशु लिपि है। इस सिद्धांत के माध्यम से शीघ्र एवं प्रभावपूर्ण ढंग से विचार विनिमय किया जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से शीघ्र एवं प्रभावपूर्ण ढंग से विचार विनिमय किया जाता है। तो इतना भी याद ना रहे तो केवल इतना याद रख लीजिएगा कि विचार विनिमय किया जाता है। इन्होंने अगली बात ये कही है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो सभ्य मानव जाति की प्रगति के लिए आवश्यक उपकरण है। राजनीतिक सिद्धांत सभ्य मानव जाति की प्रगति के लिए आवश्यक उपकरण है। राजनीतिक सिद्धांत सभ्य मानव जाति की प्रगति के लिए आवश्यक उपकरण है। और इन्होंने एक कथन और कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो यथार्थ का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। राजनीतिक सिद्धांत यथार्थ का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। प्रतीक रूप से, शाब्दिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो तीन परिभाषाएं हैं काइडन की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्धिक आशुलिपि वाली। कि राजनीतिक सिद्धांत बौद्धिक आशुलिपि है। राजनीतिक सिद्धांत सभ्य मानव जाति की प्रगति के लिए आवश्यक है। और राजनीतिक सिद्धांत है वो यथार्थ की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। काइडन के बाद में हम बात करते हैं मिहान की। मिहान, और इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है विचारात्मक या बौद्धिक टूल है। राजनीतिक सिद्धांत विचारात्मक या बौद्धिक टूल है, इंटेलेक्चुअल टूल है। इंटेलेक्चुअल टूल है। तो इंग्लिश शब्द आप जरूर याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल टूल। हिंदी में कुछ भी मिल सकता है। और ये जो विचारात्मक टूल है राजनीतिक सिद्धांत, इससे राजनीतिक जीवन के जो विभिन्न तथ्य हैं उनको क्रमबद्ध किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा कथन जो मिहान ने दिया है, ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है वो पृथक दिखने वाली प्रेक्षणीय घटनाओं को एक साथ लाता है और परस्पर सुसंबंधित करता है। ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा पृथक दिखने वाली प्रेक्षणीय घटनाएं एक साथ लाई जाती है, वह परस्पर सहसंबंधित की जाती है। परस्पर सहसंबंधित की जाती है। या प्रेक्षणीय घटनाएं मतलब ऐसी घटना जिनका पर्यवेक्षण हो सके, जिनका अवलोकन किया जा सके। वो अलग दिखने वाली घटनाएं हैं, उनको एक साथ लाया जाता है और परस्पर सुसंबंधित किया जाता है। नेक्स्ट मिहान ने जो कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत अपने आदर्श रूप में निर्माण की एक क्रिया और कला की एक कृति है। राजनीतिक सिद्धांत अपने आदर्श रूप में निर्माण की एक क्रिया व कला की कृति है। निर्माण की एक क्रिया और कला की कृति है। ये तीन कथन या तीन परिभाषाएं राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में मिहान की याद रखनी चाहिए। पहली, राजनीतिक सिद्धांत विचारात्मक या बौद्धिक टूल या इंटेलेक्चुअल टूल है, जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत पृथक दिखने वाली प्रेक्षणीय घटनाओं को एक साथ लाता है, परस्पर सहसंबंधित करता है।
राजनीतिक सिद्धांत अपने आदर्श रूप में निर्माण की एक क्रिया और कला की कृति है। नेक्स्ट लेते हैं हम कार्ल पोपर को। कार्ल पोपर, देखो कार्ल पोपर एक ऐसा विचारक है जिसका एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कार्ल पोपर को हम कई जगह पढ़ेंगे और एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं से देखने को मिलेगा। जैसे वर्तमान आरपीएससी के एग्जाम की बात करें, स्कूल व्याख्याता वाले एग्जाम की, तो इसमें भी कार्ल पोपर का एक क्वेश्चन था मिथ्यापनीयता के सिद्धांत को लेकर। तो कार्ल पोपर का मिथ्यापनीयता का सिद्धांत भी आएगा जिसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी तो इन्होंने जो परिभाषा दी है उसकी बात कर लेते हैं। ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो एक प्रभार जाल है। राजनीतिक सिद्धांत एक प्रभार जाल है और इस प्रभार जाल से जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। तो कार्ल पोपर ने क्या कहा कि राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार का जाल या एक प्रभार जाल है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके, ताकि उसको समझा जा सके। एक और कथन इन्होंने दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो अनुभवजन्य व्यवस्था के प्रारूप की, अनुभवजन्य व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन की आंख पर बनाई गई रचना है। अपने मन की आंख पर बनाई गई रचना है। यानी कोई भी अनुभवजन्य व्यवस्था है, जो ऐसी व्यवस्था जिसका क्या कर सकें, अनुभव कर सकें, जिसका पर्यवेक्षण कर सके, जिसका अवलोकन कर सके, ऐसी व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन पर, अपने हृदय पर जो हम एक रचना कर लें, वही क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में चिंतन है, मनन है, और चिंतन मनन हमारे हृदय पटल पर, हमारे मन पर अंकित होता है। उसको व्यवहार में नहीं दिखा सकते, वो चिंतन पर आधारित है। ये दो परिभाषाएं याद रखिएगा कार्ल पोपर की। एक तो राजनीतिक सिद्धांत प्रभार जाल है जिससे जगत को पकड़ा जाता है, क्यों पकड़ा जाता है, समझने के लिए। और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत है वो अनुभवजन्य व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन की आंख पर बनाई गई रचना है। नेक्स्ट कोहन, नेक्स्ट है कोहन। कोहन कहता है कि यार सारे जो विद्वान हैं वो अलग अलग परिभाषाएं दे रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत की एक परिभाषा पर विद्वान है वो सहमत है ही नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत की जब अनेक अर्थ हैं, अनेक परिभाषाएं हैं, तो उसके संदर्भ में कहता है कि राजनीतिक के सिद्धांत है वो तो एक खाली चेक के समान है। एक चेक है, उस पे राशि नहीं लिखी गई है और उस चेक का मूल्य उसके उपयोगकर्ता और उसके उपयोग पर निर्भर करता है। यानी उसका उपयोगकर्ता अपने अकॉर्डिंग उस चेक में राशि भरेगा, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उस चेक का मूल्य निर्धारित होगा। यानी सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है वो सब अपने अपने अनुसार बता रहे हैं। इसी के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक सिद्धांत है वो एक खाली चेक के समान है। राजनीतिक सिद्धांत एक खाली चेक के समान है और इस खाली चेक का मूल्य है ना वो उसके उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर होता है। उसके उपयोगकर्ता व उसके उपयोग पर निर्भर होता है। ये परिभाषा कोहन ने दी है। कोहन के बाद में बात करते हैं हम अर्नाल्ड ब्रेख्त की। अभी जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का जो एग्ज़ाम लिया था वहाँ अर्नाल्ड ब्रेख्त का प्रश्न था और अर्नाल्ड ब्रेख्त की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में प्रश्न था जिसके संदर्भ में दो कथन दिए गए थे और सत्य कथन हमें बताने थे। इस तरह से मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि यहाँ हर टॉपिक्स यानी राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ में उपयोगिता के संदर्भ में हर जो क्लास लेंगे ना वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। जैसे कि राजनीति क्या है, पिछली वाली क्लास में 2-3 प्रश्नों की बात की थी जो आए थे और इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ से भी एक प्रश्न आया है और अन्य एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न होते हैं। तो इनको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है। फैक्ट है, फैक्चुअल है, परिभाषाएं हैं, याद करने की प्रयास करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा।
क्योंकि वर्तमान में जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछने की प्रकृति है उसमें ऐसा ही है, उसमें फैक्ट डाले गए हैं और वही पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाया है जिसको फैक्ट याद है। अर्नाल्ड ब्रेख्ट, यहाँ से अब की बार प्रश्न आया था। अर्नाल्ड ब्रेख्ट की बात करें तो जर्मन न्यायविद है, जर्मन न्यायविद है। इनकी पुस्तक की बात करें, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थॉट। पुस्तक याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। 1959 की पुस्तक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पुस्तक पूछी जा सकती है। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति की बात की है। अर्नाल्ड ब्रेख्ट ने वैज्ञानिक पद्धति पर अपने विचार दिए हैं और वैज्ञानिक पद्धति पर विचार देते हुए इन्होंने वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया है। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन अर्नाल्ड ब्रेख्ट ने किया है। साथ ही अर्नाल्ड ब्रेख्ट हैं ये वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद के प्रतिपादक हैं। अर्नाल्ड ब्रेख्ट वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद के प्रतिपादक हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति की चर्चा की है, वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं और वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद के प्रतिपादक हैं। यह एक चीज समझनी चाहिए हमें कि जब वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें केवल फिर तथ्यों की बात होती है, मूल्य हैं वो अलग रख दिए जाते हैं, मूल्यों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मूल्य जो होते हैं वो राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत होते हैं। वैज्ञानिकता जहां आ जाती है वहां मूल्य नहीं होते हैं। लेकिन अर्नाल्ड ब्रेख्ट तो मूल्य सापेक्षवाद, वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के तो समर्थक हैं लेकिन मूल्य सापेक्षवाद के समर्थक हैं। जहां जबकि वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या चलता है, मूल्य निरपेक्षवाद चलता है कि मूल्य का कोई स्थान नहीं होगा सिद्धांत में। इस मूल्य निरपेक्षवाद के विरोधी है अर्नाल्ड ब्रेख्ट और मूल्य सापेक्षवाद के प्रतिपादक हैं। और ये कहते हैं कि जो एक सिद्धांत है, एक जो वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत है उसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों होते हैं। एक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य भी होते हैं, मूल्य भी होते हैं, दोनों होते हैं। अर्नाल्ड ब्रेख्ट की बात करें तो अर्नाल्ड ब्रेख्ट ने विज्ञान के दो अर्थ बताए हैं, विज्ञान के दो रूपों में अर्थ बताए हैं, एक संकुचित रूप में और एक व्यापक रूप में। व्यापक रूप में विज्ञान का अर्थ और संकुचित रूप में विज्ञान का अर्थ। व्यापक रूप में विज्ञान का अर्थ और संकुचित रूप में विज्ञान का अर्थ। व्यापक रूप में विज्ञान के अर्थ के बारे में बताते हैं कि व्यापक रूप में विज्ञान में शुद्ध तर्क, अंतर्ज्ञान, स्वयं साक्ष्य और धर्म प्रकाशन शामिल होते हैं। तो व्यापक अर्थ में विज्ञान के अंतर्गत शुद्ध तर्क शामिल होते हैं, स्वयं साक्ष्य शामिल होते हैं, धर्म प्रकाशन इसमें शामिल होते हैं और इसमें शामिल होता है अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान। जबकि संकुचित रूप से विज्ञान की बात करें तो कहता है कि संकुचित रूप से जो विज्ञान है वो केवल और केवल आनुभविक पर्यवेक्षण, तर्कपूर्ण युक्तियां और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। तो संकुचित रूप में जो विज्ञान है वो आनुभविक पर्यवेक्षण, आनुभविक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पद्धति
वैज्ञानिक पद्धति और तर्कपूर्ण युक्तियों पर आधारित है, युक्तियों पर आधारित है। और अर्नाल्ड ब्रेख्त है वो संकुचित रूप में ही विज्ञान के समर्थक हैं। अर्नाल्ड ब्रेख्त ने राजनीति को भी विज्ञान माना है। अर्नाल्ड ब्रेख्त ने राजनीति को क्या माना है? विज्ञान माना है। और इन्होंने राजनीति को जो विज्ञान माना है वो संकुचित अर्थ में माना है, अर्थात इनके अनुसार जो राजनीति है वो वैज्ञानिक पद्धति, अनुभविक पर्यवेक्षण और तर्कपूर्ण युक्तियों पर आधारित होती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने भाई जैसे अब की बार कथन दिए गए थे, इस तरह से कथनों वाले प्रश्नों में ही हो सकता है एक लाइन ये दे दी जाए, एक कथन ये दे दिया जाए कि इन्होंने राजनीति को संकुचित अर्थ में विज्ञान माना है, या ऐसे दे दें इन्होंने राजनीति को व्यापक अर्थ में विज्ञान माना है। संकुचित अर्थ वाला कथन सही होगा। नेक्स्ट बात करें तो अर्नाल्ड ब्रेख्त ने कहा है कि राजनीति या विज्ञान है वो अंतर्वैयक्तिक संचारणीय ज्ञान है। राजनीति या विज्ञान अंतर वैयक्तिक संचारणीय ज्ञान है। और आरपीएस स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था, एक कथन यहीं से था, एक कथन यही था कि राजनीति या वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान अंतर्वैयक्तिक संचारणीय ज्ञान है, इस तरह से कथन था। यहाँ अंतर्वैयक्तिक संचारणीय ज्ञान का मतलब ये है कि राजनीति या विज्ञान का ज्ञान है वो एक ऐसा ज्ञान है जिसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा सके। यानी एक व्यक्ति ने राजनीति का ज्ञान ग्रहण कर लिया तो वो व्यक्ति है वो उस ज्ञान को दूसरे व्यक्ति को समझा सके, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज्ञान का क्या हो सके? संचारण हो सके। तो इसलिए क्या है? ये अंतर्वैयक्तिक संचारणीय ज्ञान है। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान की कसौटी भी अंतर्वैयक्तिक संचारणीयता को ही माना है। इन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति से जो प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान की कसौटी क्या होगी? उस ज्ञान को किस आधार पर जांचा जाएगा? उस ज्ञान को जांचा जाएगा अंतर्वैयक्तिक संचारणीयता के आधार पर। अंतर्वैयक्तिक संचारणीयता के आधार पर ही उस ज्ञान को जांचा जाएगा। यानी वह ज्ञान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है तो ठीक है, नहीं तो वो ज्ञान फिर गलत है। अर्नाल्ड ब्रेख्त की बात करें तो अर्नाल्ड ब्रेख्त कहता है कि ये जो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान है इसकी कसौटी क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचारणीयता है, यानी ज्ञान ऐसा हो जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा सके। आगे ये कहते हैं अर्नाल्ड ब्रेख्त कि इस वैज्ञानिक पद्धति में ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय पद्धतियों के प्रयोग को तर्कसंगत माना है। मानव शास्त्रीय पद्धतियों के प्रयोग को तर्क संगत माना है। और ये कथन यहीं से था। तो कथन कुछ इस तरह से था कि इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति में ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय पद्धतियों के प्रयोग को स्वीकार नहीं किया है। तो वो दूसरा कथन गलत था, पहला कथन उसमें सही था। आगे अर्नाल्ड ब्रेख्त ने यह भी कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति के जो निष्कर्ष हैं वो सीमित संभाव्यता पर आधारित होंगे। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों को अर्नाल्ड ब्रेख्त ने सीमित संभाव्यता कहा है कि सीमित संभाव्यता पर आधारित होंगे। ये अर्नाल्ड ब्रेख्त के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत हो गया। कई शब्दावलियां आई हैं, सीमित संभाव्यता आ गई, वैज्ञानिक पद्धति में ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, मानव शास्त्रीय पद्धतियों के प्रयोग को तर्कसंगत माना, वैज्ञानिक पद्धति की कसौटी अंतर्वैयक्तिक संचारणीयता बताई,
राजनीति को अंतर्वैयक्तिक संचारणीय ज्ञान कहा है। राजनीति को संकुचित अर्थ में विज्ञान माना है जो अनुभविक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पद्धति और तर्कपूर्ण युक्तियों पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति की बात की है, वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया है। वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद के प्रतिपादक हैं अर्नाल्ड ब्रेख्ट, और अर्नाल्ड ब्रेख्ट की पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, 1959 की ये पुस्तक है। डुवर्जर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत। मोरिस डुवर्जर की बात करें तो मोरिस डुवर्जर ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो अवलोकन, प्रयोग और तुलना के परिणामों को एकरस बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत अवलोकन, प्रयोग व तुलना के परिणामों को एक रस बनाता है। अर्थात अवलोकन से जो परिणाम प्राप्त हों, जो प्रयोग से परिणाम प्राप्त होते हैं, जो तुलना से परिणाम प्राप्त होते हैं, इन सब परिणामों में समन्वय स्थापित करने का कार्य राजनीतिक सिद्धांत करता है। इन परिणामों में एक रस्ता बनाने का कार्य कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत करता है। इसके अकॉर्डिंग, मोरिस डुवर्जर के अकॉर्डिंग। वहीं लियो स्ट्रास की बात करें, लियो स्ट्रास, और लियो स्ट्रास ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक मामलों के स्वरूप को जानने का सच्चा प्रयास है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मामलों के स्वरूप को जानने का सच्चा प्रयास। तो राजनीतिक मामलों के स्वरूप को जानने का सच्चा प्रयास है राजनीतिक सिद्धांत। लियो स्ट्रास ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट, रॉबर्ट डेहल। रॉबर्ट डेहल से भी प्रश्न देखने को जरूर मिलता है एग्जाम में। व्यवहारवादी विचारक है, कई जगह चर्चा होगी रॉबर्ट डेहल की अभी। रॉबर्ट डेहल कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत चरों के सेट में वर्तमान अंतः संबंधों का सामान्यीकृत कथन है। रॉबर्ट डेहल ने क्या कहा कि राजनीतिक सिद्धांत है वो चरों के सेट में वर्तमान अंतः संबंधों का सामान्यीकृत कथन है। चरों का सेट भी इसको लिखा जा सकता है, इसको परिवर्तियों के सेट भी लिखा जा सकता है, इसको वेरिएबल्स, यानी विभिन्न जो चर हैं, विभिन्न जो परिवर्त या विभिन्न जो वेरिएबल्स हैं, उनमें जो अंतः संबंध है, जो एक दूसरे से संबंधित है, संबंध है, उन संबंधों का एक सामान्यीकृत कथन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है। किसके अकॉर्डिंग? रॉबर्ट डेहल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, किविंटन। किविंटन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत, किविंटन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो विभिन्न संशिष्ट रीतियों में और परस्पर संबंधित विवरणों की व्यवस्था या समुच्चय है। तो विभिन्न संशिष्ट रीतियों में व तार्किक ढंग से परस्पर संबंधित विवरणों की व्यवस्था या समुच्चय है। विवरणों की व्यवस्था या समुच्चय है। देखो, कई परिभाषाएं हो जाएंगी, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा, लेकिन कोशिश करना याद कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण कौन सी है ये किसी को नहीं पता है। जो एग्जाम में पूछ ली जाती है वही महत्वपूर्ण होती है।
फिर भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ जिनको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। सेबाइन को अच्छे से याद रख लेना। सेबाइन खैर आप कम पूछा जाता है, पहले अच्छा खासा पूछा जाता था। सेबाइन को याद रख लेना। सेबाइन के साथ फिर आप काइडन को याद रखिएगा, मिहान को याद रखिएगा। काइडन हो गया, मिहान हो गया, सेबाइन हो गया। अर्नाल्ड ब्रेख्ट, अर्नाल्ड ब्रेख्ट को अच्छे से याद रखना। कार्ल पोपर को भी रखना है और कोहन को भी रखना है। फिर एक लियो स्ट्रास को रखना है, टहल को रखना है, बाकी को भूल सकते हो। अब आप कहोगे बचाए क्या है, तो एक दो बच्चे हैं जिनको छोड़ सकते हो आप, बाकी तो कोई पता नहीं कहाँ से प्रश्न बन जाए। किविंटन की बात हो गई, किविंटन को छोड़ सकते हो। जैसे पोलसबी की बात करेंगे तो इसको छोड़ सकते हो। बाकी प्रयास करना कि याद हो जाए, पता नहीं प्रश्न का कि पोलसबी से आ ही जाए, नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है, पोलसबी से भी पूछा जा सकता है। तो पोलसबी ने कहा है कि एक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत निगमनात्मक सामान्यकरणों के निगमनात्मक जाल के रूप में है। एक वैज्ञानिक सिद्धांत सामान्यकरणों के निगमनात्मक जाल के रूप में है। तो राजनीतिक सिद्धांत या वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत सामान्यकरणों के निगमनात्मक जाल के रूप में है, और कहते हैं कि जिससे ज्ञात कतिपय घटनाओं की व्याख्या की जाती है, पूर्व कथन किया जाता है। तो सामान्यकरणों के निगमनात्मक जाल के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को पोलस्बी ने बताया है, और एक प्रभार जाल के रूप में कार्ल पोपर ने बताया था। है ना, इस तरह से आप एक दूसरे की तुलना करके भी याद कर सकते हो। वह राजनीतिक सिद्धांत को प्रभार जाल के रूप में कार्ल पोपर ने बताया, राजनीतिक सिद्धांत को सामान्यकरणों के निगमनात्मक जाल के रूप में किसने बताया, पोलस्बी ने बताया। तो इस तरह से तुलना करके भी आप याद कर सकते हैं। तो पोलस्बी के बाद इजाक, इजाक इजाक की बात करें तो इजाक ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कहा कि राजनीतिक सिद्धांत है वो सामान्यकरणों का समुच्चय है। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यकरणों का समुच्चय है। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यकरणों का निगमनात्मक जाल के रूप में है पोलस्बी, सामान्यकरणों का समुच्चय है इजाक। एक है हेम्पल, हेम्पल हेम्पल के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने बताया है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो त्रुटि विहीन निगमनात्मक रूप से विकसित व्यवस्था या व्याख्या है। त्रुटि विहीन निगमनात्मक रूप से विकसित व्यवस्था या व्याख्या है। व्यवस्था या व्याख्या है। राजनीतिक सिद्धांत त्रुटि विहीन निगमनात्मक रूप से विकसित व्यवस्था या व्याख्या है, यह हेम्पल ने बताया है। एक विचारक और कुछ विचारकों की बात करें तो हम बात करें गिट्टर व मैनहिम की, गिट्टर व मैनहिम की। गिटर और मैनहिम ने राजनीतिक सिद्धांत को अवधारणात्मक उपकरण कहा है। राजनीतिक सिद्धांत अवधारणात्मक उपकरण है, कंसेप्चुअल अपार्ट्स है, कंसेप्चुअल अपार्ट्स है। तो राजनीतिक सिद्धांत को कंसेप्चुअल अपार्ट्स या अवधारणात्मक उपकरण किसने बताया है, गिटार और मैनहिम ने बताया है। देखो ऐसा ही एक शब्द और देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इनको एक दूसरे से तुलना करके याद कर लेना है। एक शब्द है अवधारणात्मक विचार बंध, अवधारणात्मक विचार बंध। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क।
इस शब्द की आगे चर्चा होगी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या अवधारणात्मक विचार बंद की चर्चा राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में किया करते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन, तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत को अवधारणात्मक विचारबंद कहा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा है। वही गिटार व मैन हेम ने राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा है, अवधारणात्मक उपकरण या कंसेप्चुअल अपार्ट्स कहा है। इस तरह से अच्छे से याद करना है, तुलना करके याद करना है। एक शब्द बदला और उत्तर ही बदल जाएगा, और हमें थोड़ा बहुत याद रह गया तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो गिटार व मैन हिम ने अवधारणात्मक उपकरण कहा है। वही नोवुड हैंसन की बात करें, नोवुड हैंसन, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत बुद्धिगम, व्यवस्थित व अवधारणात्मक प्रतिमान है। राजनीतिक सिद्धांत बुद्धिगम्य, व्यवस्थित व अवधारणात्मक प्रतिमान है। तीन शब्द हैं, बुद्धिगम, व्यवस्थित, अवधारणात्मक प्रतिमान, नोवुड हैंसन। एक ब्लूम, ब्लूम ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो अंतः संबंधित व्याख्यात्मक प्रस्तावना की व्याख्या है। राजनीतिक सिद्धांत अंतः संबंधित व्याख्यात्मक प्रस्तावना की व्याख्या है। राजनीतिक सिद्धांत अंतर संबंधित व्याख्यात्मक प्रस्तावना की व्याख्या है, ब्लूम ने ऐसा कहा है। अब हम 3-4 विद्वानों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। एक हम बात करेंगे कैटलिन के व्यापक दृष्टिकोण की, महत्वपूर्ण है। दूसरा हम बात करेंगे गूटे व हैट के पद्धति वैज्ञानिक उदारता अवधारणा की, महत्वपूर्ण है। तीसरी हम बात करेंगे एंड्रू हैकर के समन्वय दृष्टिकोण की, महत्वपूर्ण है। और फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम सेबाइन के अवधारणात्मक विचार बंद की। चारों ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिनको आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कैटलिन, और कैटलिन ने राजनीतिक सिद्धांत का व्यापक दृष्टिकोण दिया है। एक तो सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, राजनीतिक सिद्धांत के व्यापक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है, सीधा प्रश्न, और कंफ्यूज हो जाएंगे, चक्कर खाते फिर जाएंगे। किसने दिया, किसने दिया, कैटलिन ने दिया। कैटलिन की पुस्तक भी याद रख लेना, पुस्तक से सवाल आता है। कैटलिन की पुस्तक है सिस्टेमैटिक पॉलिटिक्स, सिस्टेमैटिक पॉलिटिक्स। क्योंकि यहाँ से हम बात करें तो अब की बार अर्नाल्ड ब्रेख्ट का प्रश्न आ चुका है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के नेक्स्ट एग्जाम में ब्रेख्ट तो पूछने की संभावना कम रहेगी, हो सकता है गूटे व हैट पूछा जाए, पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं आप, गूटे व हैट पूछा जाए। गूटे व हैट नहीं पूछ के फिर ये कैटलिन पूछा जा सकता है, हैकर पूछा जा सकता है, डेविड ईस्टन पूछा जा सकता है। डेविड ईस्टन सबसे लास्ट में प्रायोरिटी है, क्योंकि अब नए नए शब्द पूछ रहे हैं जो सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं एग्जामों में, वो शब्द पूछे जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रख लेना। कैटलिन का आ सकता है, एंड्रू हैकर पूछा जा सकता है, या फिर डेविड ईस्टन पूछा जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण होगा गूटे व हैट, जिसकी अभी हम बात करेंगे कुछ देर बाद में। कैटलिन ने व्यापक दृष्टिकोण दिया है, पुस्तक इनकी है सिस्टेमैटिक पॉलिटिक्स, और इन्होंने कहा है कि एक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें सामान्य समझ व मूल्य दोनों शामिल होते हैं, कॉमन सेंस शामिल होता है एवं मूल्य निर्धारण शामिल होता है। एक राजनीतिक सिद्धांत में सामान्य समझ और मूल्य निर्धारण दोनों शामिल हैं, कॉमन सेंस भी शामिल है, मूल्य निर्धारण भी शामिल है। कैटलिन की बात करें तो कैटलिन ने
राजनीति के दो भाग बताए हैं। कैटलिन कैटलिन ने राजनीति के दो भाग बताए हैं, एक व्यवहार, दूसरा सिद्धांत। एक व्यवहार और दूसरा सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के भी दो भाग बताए हैं, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान। इस तरह से कैटलिन के अनुसार ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये एक व्यापक दृष्टिकोण है। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक व्यापक है, क्योंकि इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक दर्शन भी है, इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान भी है। इसके अलावा एक विचारक है मार्गेनथाउ, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत बहुत पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, यथार्थवादी विचारक हैं ये मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ ने कहा कि संपूर्ण जो राजनीतिक सिद्धांत है, संपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में समाहित हो जाता है। संपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत समाहित है। ये जो मार्गेनथाउ का विचार है, इससे कैटलिन सहमत नहीं है। कैटलिन इससे सहमत नहीं है, क्योंकि कैटलिन तो क्या कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत समाहित होगा। केवल और केवल राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत समाहित नहीं हो सकेगा। तो मार्गेनथाउ के इस विचार से कैटलिन सहमत नहीं है। ये कैटलिन का व्यापक दृष्टिकोण हो गया। एक बार रिपीट देख लीजिएगा। कैटलिन का व्यापक दृष्टिकोण के प्रतिपादक, पुस्तक सिस्टेमैटिक पॉलिटिक्स 1962 की पुस्तक है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत में सामान्य समझ एवं मूल्य निर्धारण दोनों शामिल हैं। कैटलिन ने राजनीति के दो भाग बताए, व्यवहार और सिद्धांत। यानी ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसके भी दो भाग बताए हैं, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान। और मार्गेनथाउ का जो विचार है कि संपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत समाहित है, इससे सहमत नहीं है कैटलिन। अब हम बात करते हैं गुटे व हैट के। नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनका सिद्धांत है, सिद्धांत के संबंध में इनकी अवधारणा है पद्धति वैज्ञानिक उदारता। पद्धति वैज्ञानिक उदारता। सीधा ही प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इस सिद्धांत के संदर्भ में पद्धति वैज्ञानिक उदारता का विचार किसका है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। गुटे व हैट की बात करें तो गुटे व हैट ने सिद्धांत को पद्धति वैज्ञानिक एवं व्यापक दृष्टि से देखा है। इन्होंने सिद्धांत को पद्धति वैज्ञानिक दृष्टि से देखा है और इन्होंने सिद्धांत को व्यापक दृष्टि से देखा है। साथ ही इन्होंने सिद्धांत में उदारता पूर्वक शोध की सभी प्रक्रियाओं को ग्रहण किया है। तो इन्होंने सिद्धांत के अंतर्गत उदारता पूर्वक शोध की सभी जो प्रक्रियाएं हैं उनको शामिल किया है, सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया है। पद्धति वैज्ञानिक दृष्टि से और व्यापक दृष्टि से सिद्धांत को देखा है और सिद्धांत में उदारता पूर्वक शोध की सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया है। इसी वजह से सिद्धांत के संबंध में इनके विचार को क्या कहा जाता है, पद्धति वैज्ञानिक उदारता कहा जाता है। गुटे व हैट है ये ऐसी कोई भी प्रस्तावना जो किसी अंश में व्याख्या करती है तो उसको सिद्धांत में समाहित करते हैं। तो गुटे व हैट है वो उन सभी प्रस्तावनाओं को सिद्धांत में
शामिल करते हैं जो प्रस्तावना किसी न किसी अंश में, किसी न किसी अंश में व्याख्या करती है। तो ऐसी कोई भी प्रस्तावना जो व्याख्या करती है, थोड़े रूप में या बड़े रूप में, किसी न किसी अंश में व्याख्या करती है, तो उस प्रस्तावना को किस में रख देता है? गुटेवे-हैट सिद्धांत के अंतर्गत रख देता है। तो प्रस्तावना को सिद्धांत मानने वाला गुटेवे-हैट है। यहां से प्रश्न बन सकता है। गुटेवे-हैट कहता है कि कोई भी प्रस्तावना जो 8 तत्वों का समायोजन करती है वह सिद्धांत है। ये कहते हैं कि कोई भी गुटेवे-हैट कि कोई भी प्रस्तावना जो निम्न 8 तत्वों का समायोजन करे वह क्या होगा? सिद्धांत होगी। वह प्रस्तावना क्या होगी? सिद्धांत होगी। अब कौन कौन से 8 तत्व हैं जिनका समायोजन करने पर एक प्रस्तावना सिद्धांत मानी जाएगी? तो वो 8 तत्व हैं अभिनवीकरण, दूसरा अवधारणीकरण, अभिनवीकरण, अवधारणीकरण, तीसरा वर्गीकरण, और चौथा पर्यवेक्षकों का सारांशीकरण, पांचवे की बात करें तो पांचवा इन्होंने बताया है पूर्व कथन। छठा इन्होंने बताया है रिक्तता संकेतीकरण, सातवां इन्होंने बताया तथ्यों का संग्रह, अनुक्रम और संबंध स्थापना, और आठवां इन्होंने बताया है तथ्यों के मध्य तर्कपूर्ण संबंध। मध्य तर्कपूर्ण संबंध, ये 8 तत्व इन्होंने बताए हैं। ये कहते हैं कि कोई भी प्रस्तावना जो इन 8 तत्वों का समायोजन करे वो सिद्धांत होगी। ये 8 तत्व हैं अभिनवीनीकरण, अवधारणीकरण, वर्गीकरण, पर्यवेक्षणों का सारांशीकरण, पूर्व कथन, रिक्तता संकेतीकरण, तथ्यों का संग्रह और तथ्यों के मध्य तर्कपूर्ण संबंध। ये हो गया गुटेवे-हैट का पद्धति वैज्ञानिक उदारता। तो एक बार रिपीट देख लीजिएगा। गुटेवे-हैट पद्धति वैज्ञानिक उदारता, इन्होंने सिद्धांत को पद्धति वैज्ञानिक एवं व्यापक दृष्टि से देखा है और सिद्धांत में उदारता पूर्वक शोध की सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया है, इसलिए इनके विचार को पद्धति वैज्ञानिक उदारता कहा जाता है। इनके अनुसार वे सभी प्रस्तावनाएं जो किसी न किसी अंश में व्याख्या करती हैं सिद्धांत होंगी, और इनके अनुसार कोई भी प्रस्तावना जो 8 तत्वों का समायोजन करे वो सिद्धांत होगी। गुटेवे-हैट के बाद हम लेते हैं एंड्रयू हैकर को। एंड्रयू हैकर, और एंड्रयू हैकर का जो दृष्टिकोण है वो है समन्वय का दृष्टिकोण। समन्वय यानी इन्होंने परंपरागत एवं आधुनिक सिद्धांत या दृष्टिकोणों में समन्वय पर बल दिया है। एंड्रयू हैकर की बात करें तो एंड्रयू हैकर ने की जो कृति या ग्रंथ है पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें इन्होंने सिद्धांतों में समन्वय पर बल दिया है, सिद्धांत निर्माण में समन्वय पर बल दिया है। इन्होंने सिद्धांत के 2 अर्थ बताए हैं, अपनी कृति पॉलिटिकल थ्योरी में। एक अर्थ इन्होंने बताया है विचारों का इतिहास, और ये जो अर्थ है ये पुरातन अर्थ में है। पुरातन अर्थ यानी परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें विभिन्न विचारकों के जो विचार हैं उनके इतिहास को ही हम पढ़ते हैं,
प्लेटो के विचार क्या थे उनको पढ़ते हैं, अरस्तु के विचार क्या थे उनको पढ़ते हैं, तो उनके विचारों का इतिहास पढ़ते हैं। दूसरा अर्थ इन्होंने बताया है राजनीतिक व्यवहार का, राजनीतिक व्यवहार का यथार्थ व वास्तविक अध्ययन, और ये आधुनिक अर्थ में है, वास्तविक अध्ययन, ये आधुनिक अर्थ है। यानी आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के व्यवहार या मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इन्होंने सिद्धांत को दो अर्थों में बताया है, विचारों का इतिहास के रूप में और राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ एवं वास्तविक अध्ययन के रूप में। एंड्रयू हैकर ने समन्वय पर बल देते हुए कहा कि कोई भी जो सिद्धांत शास्त्री है, कोई भी सिद्धांत शास्त्री है वो दार्शनिक भी होता है, वो वैज्ञानिक भी होता है, वो दोनों रूपों में होता है। दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों में होता है। तो ये कहते हैं कि एक कोई सिद्धांत शास्त्री है तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक भी होता है और दार्शनिक भी होता है। समन्वय पर बल दे रहा है, इसलिए कह रहा है कि एक राजनीति शास्त्री या सिद्धांत शास्त्री में वैज्ञानिक के भी गुण हैं, दार्शनिक के भी गुण हैं। ये सिद्धांत में तथ्य एवं मूल्य दोनों पर बल देते हैं। इस सिद्धांत में तथ्य व मूल्य दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो एंड्रयू हैकर कहता है कि एक सिद्धांत में तथ्य भी होते हैं, मूल्य भी होते हैं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एंड्रयू हैकर ने कहा है कि सिद्धांत एक तटस्थ एवं आवेगहीन, सिद्धांत एक तटस्थ एवं आवेगहीन क्रियाकलाप, सिद्धांत एक तटस्थ एवं आवेगहीन क्रियाकलाप है। एंड्रयू हैवुड ने ऐसा कहा है। एंड्रयू हैवुड की एक परिभाषा और है सिद्धांत। एंड्रयू हैकर कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत एक और तो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पक्षपात के अच्छे समाज व अच्छे राज्य की जानकारी है, अच्छे समाज व अच्छे राज्य की जानकारी है, तलाश है, अच्छे समाज या अच्छे राज्य की तलाश है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकता की तलाश है, सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकता की तलाश। एंड्रयू हैकर ने क्या कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में एक और तो बिना पक्षपात के अच्छे समाज व अच्छे राज्य की तलाश है, दूसरी ओर सिद्धांत सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकता की तलाश है। ये एंड्रयू हैकर का समन्वय दृष्टिकोण हो गया। एक बार रिपीट देख लीजिएगा फटाफट। एंड्रयू हैकर समन्वय दृष्टिकोण के प्रतिपादक, पॉलिटिकल थ्योरी इनका ग्रंथ, जिसमें सिद्धांत में के निर्माण में समन्वय पर बल दिया है। सिद्धांत के दो अर्थ बताए हैं, विचारों का इतिहास पुरातन अर्थ में, राजनीतिक व्यवहार का यथार्थ एवं वास्तविक अर्थ आधुनिक अर्थ में। कहते हैं कोई भी सिद्धांत शास्त्री किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक व दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। कहते हैं सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एंड्रयू हैकर कहता है कि सिद्धांत एक तटस्थ एवं आवेगहीन क्रियाकलाप है। आगे कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है वो एक और तो बिना पक्षपात के अच्छे समाज अच्छे राज्य की जानकारी है, और दूसरी ओर सिद्धांत है वो सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता की तलाश है या जानकारी है। नेक्स्ट हम लेते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन
डेविड ईस्टन से भी प्रश्न आता है एग्जाम में, चाहे व्यवहारवाद के संदर्भ में आए, उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में आए, राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के संदर्भ में आए, या राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके संदर्भ में। डेविड ईस्टन का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है एग्जाम। डेविड ईस्टन की बात करें तो ये अमेरिकी राजशास्त्री हैं, व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी यही कहलाते हैं, और राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की चर्चा करने वाले पहले विचारक भी डेविड ईस्टन ही हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकें जरूर याद रखिएगा, पूछे जाते हैं प्रश्न। एक इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम, महत्वपूर्ण पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यही है, 1953 में लिखी गई पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम। एक इनकी पुस्तक है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ये 1965 की इनकी पुस्तक है। एक इनकी पुस्तक है वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी 1965 की पुस्तक है। एक पुस्तक इनकी और है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, और ये भी 1965 की पुस्तक है। चार पुस्तकें हैं जो याद रखिएगा डेविड ईस्टन की। एक है द पॉलिटिकल सिस्टम, एक है ए फ्रेमवर्क पॉलिटिकल एनालिसिस, एक है वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और एक है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। देखो डेविड ईस्टन की बात करें तो डेविड ईस्टन है वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण पर अत्यधिक बल देता है। एक अनुभव अभिमुख सामान्य सिद्धांत के निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं। अनुभव अभिमुख सामान्य सिद्धांत के निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं। ये कहते हैं कि तथ्य यानी शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ये कहते हैं कि केवल शोध किया जाए और तथ्य इकट्ठे किए जाए, केवल शोध किया जाए और तथ्य इकट्ठे किए जाए तो इससे तथ्यों का ढेर लग जाएगा और ये अति तथ्यवाद की एक समस्या पैदा हो जाएगी। तो तथ्यों के खोज के साथ साथ शोध के साथ साथ सिद्धांत भी बनने चाहिए और एक अनुभव अभिमुख सामान्य सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए। और सिद्धांत के निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं राजनीति विज्ञान में। इसी वजह से इनको डेविड ईस्टन को राजनीति का टोलकाट पार्सन्स कहा जाता है। राजनीति का टोलकोट पार्सन्स कहा जाता है। देखो टोलकोट पार्सन्स की बात करें तो ये अमेरिकी समाजशास्त्री है और ये समाजशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं। वहीं डेविड ईस्टन अमेरिकी राजविज्ञानी है और ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं। इसी वजह से डेविड ईस्टन को क्या कहा जाता है? राजनीति का टोलकोट पार्सन्स कहा जाता है। इन्होंने सिद्धांत निर्माण पर अत्यधिक बल दिया और कहा कि कोई भी सिद्धांत शास्त्री हो उसको क्या करना चाहिए? शोध के साथ साथ सिद्धांत का निर्माण भी करना चाहिए। अति तथ्यवाद या तथ्यों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। तथ्यों के ढेर को ये अति तथ्यवादी कहकर क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। और इसी के संदर्भ में इनका एक कथन भी है कि एक अमेरिकी राजशास्त्री सिद्धांत के अभाव में स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन अति तथ्यवादी अतीत से बंधा होने के कारण सर्वत्र बंधी होता है। इन्होंने कहा कि सिद्धांत के अभाव में स्वयं अमेरिकी राजशास्त्री स्वयं अमेरिकी राजशास्त्री सिद्धांत के अभाव में स्वयं अमेरिकी राजशास्त्री
स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन अति तथ्यवादी, लेकिन अति तथ्यवादी अतीत से बंधा होने के कारण सर्वत्र बंदी होता है, सर्वत्र बंदी होता है। अति तथ्यवादी अतीत से बंधा होने के कारण सर्वत्र बंदी होता है। इस तरह से इन्होंने सिद्धांत निर्माण पर अत्यधिक बल दिया है डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण के संदर्भ में अवधारणात्मक विचार बंद का विचार दिया है। तो इन्होंने सिद्धांत निर्माण के संदर्भ में अवधारणात्मक विचार बंद का विचार दिया है, अवधारणात्मक विचार बंद का विचार दिया है। इसको वैचारिक रूपरेखा का विचार भी कहा जाता है, इसको वैचारिक रूपरेखा का विचार भी कहा जाता है। इसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंग्लिश में एक ही शब्द है, यही याद रख लीजिएगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। हिंदी में पता नहीं इसको क्या अनुवाद करके दे दें, इंग्लिश वर्ड याद रख लीजिएगा ना, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। राजनीतिक सिद्धांत निर्माण के संदर्भ में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का विचार दिया है डेविड ईस्टन ने। और ये जो अवधारणात्मक विचार बंद या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसमें दो चीजें शामिल हैं। एक तो इसमें शामिल है कंसेप्ट, और दूसरे इसमें शामिल है मॉडल्स, मॉडल। कंसेप्ट को हिंदी में कहेंगे अवधारणा या संप्रत्यय, अवधारणा या संप्रत्यय। मॉडल को कहेंगे प्रारूप, ठीक है, मॉडल को कहेंगे प्रारूप। एक जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो अवधारणा यानी कंसेप्ट और मॉडल से मिलकर बनता है। और इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो उद्देश्य है वो है सिद्धांत निर्माण। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सिद्धांत निर्माण है। कैसे भी प्रश्न पूछे एग्जामिनर, हमारा आंसर आना चाहिए। अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि वैचारिक रूपरेखा का विचार दिया है। इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क है वो कंसेप्ट और मॉडल्स से मिलकर बनता है और इसका उद्देश्य होता है सिद्धांत का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? सिद्धांत का निर्माण करना। डेविड ईस्टन की बात करें तो डेविड ईस्टन ने सिद्धांत को दो रूपों में ग्रहण किया है। डेविड ईस्टन सिद्धांत को दो रूपों में ग्रहण करता है। एक मूर्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण के लिए सिद्धांत को ग्रहण किया है और दूसरा अमूर्त विश्लेषण के लिए। मूर्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण के लिए और दूसरा अमूर्त विश्लेषण के लिए, अमूर्त विश्लेषण के लिए। देखो, मूर्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण के अंतर्गत जो डेविड ईस्टन है उस सिद्धांत का प्रयोग राजनीति की सततता या निरंतरता का अध्ययन करने के लिए करते हैं। तो मूर्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण के रूप में सिद्धांत का प्रयोग डेविड ईस्टन राजनीति की सततता या निरंतरता का अध्ययन करते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था बदलते हुए पर्यावरण में या स्थिर पर्यावरण में अपने आप को लंबे समय तक कैसे स्थिर रखती है, कैसे बनाए रखती है, इस बात का अध्ययन मूर्त विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। भाई, या तो पर्यावरण स्थायी होगा, पर्यावरण मतलब समाज या तो स्थायी होगा या फिर इसमें परिवर्तन हो सकता है, बदलता हुआ हो सकता है। इस बदलते हुए पर्यावरण या स्थायी परिवर्तन में कोई भी राज्य व्यवस्था अपने आप को लंबे समय तक बनाए कैसे रखती है, उसका अध्ययन किसमें किया करता है? मूर्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण के रूप में करता है। अमूर्त विश्लेषण के अंतर्गत
जो सिद्धांत है वो एक वास्तविक जो व्यवस्था है उसकी शाब्दिक या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो मूर्त अमूर्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण के रूप में सिद्धांत है वो वास्तविक व्यवस्था की शाब्दिक या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। शाब्दिक या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, यानी जो व्यवस्था हम वास्तव में देखते हैं उसको शब्दों में व्यक्त करना, उसको प्रतीकों में व्यक्त करना, वो अमूर्त विश्लेषण के रूप में सिद्धांत है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन कर सके। और यही जो है ना, ये वास्तविक व्यवस्था का शाब्दिक या प्रतीकात्मक जो अभिव्यक्तिकरण है, यही क्या है? यही है अवधारणात्मक विचार बंध। यहाँ लिख देता हूँ नीचे ना, यही क्या है? यही है अवधारणात्मक विचार बंध। इसी को डेविड ईस्टन ने क्या कहा है? अवधारणात्मक विचार बंध कहा है। या एक शब्द इसके लिए और मिल जाता है, विश्लेषण की संरचना कहा है। विश्लेषण की संरचना कहा है। आप तो एक शब्द याद रख लीजिएगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। पता नहीं कौन सा शब्द हिंदी में इसका आ जाए। ये डेविड ईस्टन के सिद्धांत के संदर्भ में विचार हो गए। चलो इसको एक बार रिपीट देख लीजिए। डेविड ईस्टन पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1965, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अनुभव अभिमुख सामान्य सिद्धांत के निर्माण पर बल दिया है। इसी वजह से इनको राजनीति का टोलकाट पार्सन्स कहा जाता है। ये कहते हैं कि सिद्धांत के अभाव में स्वयं अमेरिकी राज्यशास्त्री स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन अति तथ्यवादी अतीत से बंधा होने के कारण सर्वत्र बंदी होता है। इन्होंने सिद्धांत निर्माण के संदर्भ में अवधारणात्मक विचार बंद का विचार दिया है, जिसको वैचारिक रूपरेखा का विचार भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कंसेप्ट और मॉडल शामिल होते हैं, अवधारणा और प्रारूप शामिल होते हैं, और इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का उद्देश्य होता है सिद्धांत का निर्माण करना। सिद्धांत को दो रूपों में डेविड ईस्टन ने ग्रहण किया है, मूर्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण के लिए और अमूर्त विश्लेषण के लिए। मूर्त व्यवस्थाओं के विश्लेषण के रूप में सिद्धांत के द्वारा डेविड ईस्टन राजनीति की सततता या निरंतरता का अध्ययन करता है, अर्थात कोई भी राजनीतिक व्यवस्था बदलते हुए पर्यावरण या स्थिर पर्यावरण में अपने आप को लंबे समय तक कैसे बनाए रखती है, इस बात का अध्ययन करता है। वहीं अमूर्त विश्लेषण के अंतर्गत जो सिद्धांत है वो वास्तविक व्यवस्था का शाब्दिक या प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिकरण है, और इसी को डेविड ईस्टन ने अवधारणात्मक विचारबंद या विश्लेषण की रूपरेखा या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा है। अब कुछ और विचारकों के अनुसार सिद्धांत के अर्थ की चर्चा और बच जाती है, और उसके बाद फिर सिद्धांत के तत्व, सिद्धांत के प्रकार, सिद्धांत के अंग, सिद्धांत के कार्य, कुछ और चर्चाएं और बचेंगे, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो सभी लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ अभी तक यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य विद्यार्थी इससे जुड़ पाएँ। और इसी के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी को।